जी। राम राम जी, सभी को मेरा राम राम। मैं हूं नन्हे पहलवान, मेरे साथ हैं श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, ये जय उत्तर श्री राम। प्रदेश में उत्तर प्रदेश में गोल टोपी के तुष्टीकरण की एक नई खबर आपको बताता हूं, आपको पता भी होगी। मौलाना अखिलेशुद्दीन यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश नगर निगम में आउटसोर्सिंग की भर्ती निकाली सफाई कर्मियों की। और आपको पता है 15,000 रोहिंग्या और 15,000 रोहिंग्या और बांग्लादेशी भर्ती कर लिए। उनके फर्जी आधार कार्ड बनवाए, वोटर कार्ड बनवाए, उनको लखनऊ का नागरिक दिखाया और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन से लेकर लोकसभा विधानसभा सब में उनकी वोटिंग करवाई। अब नगर निगम में ऐसी शिकायतें मिल रही थी। लोकल जो वाल्मीकि समाज है वहां पे, जो पहले उसमें कार्य करता था, वो कहता कि साहब सैलरी इतनी कम थी, 9,000 रुपए, उसमें से 2,000 ठेकेदार ले लेता है, 7,000 रुपए पे कोई क्या नौकरी करेगा और उन्हें बच्चे कैसे पालेगा। तो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अखिलेश यादव ने जानबूझ के ऐसी वैकेंसी क्रिएट की, ऐसी सैलरी रखी कि उसे पता था कि जितना भी रोहिंग्या बांग्लादेशी है वो नौकरी पाएगा और मुझे वोट देगा। अब ये स्कैम पकड़ा गया है, तो इससे एक चीज समझ आई ना, वृहद हिंदू समाज को अब समझना चाहिए श्रीकांत भाई, कि मौलाना अखिलेश भेड़ की खाल में छुपा एक भेड़िया है। श्रीकांत भाई जी। आपको तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुफिया विभाग की एक तरीके से कहा जाए कि ये एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट वाकई चौंकाने वाली है। रिपोर्ट वाकई सीधे तौर पर कहा जाए तो ये प्रॉब्लम करने वाली भी है और ये आपके माथे पर बल लाने वाली भी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट सीधे तौर पर ये कहती है कि इस तरीके से पूर्वोत्तरी सरकारों ने, यानी कि अखिलेश यादव की सरकार ने प्रदेश के 10 जिलों में जो सफाई कर्मचारी है, जो संविदा पर होते हैं, दरअसल इन संविदा कर्मचारियों के 80% से ज्यादा सफाई कर्मी जो हैं वो अवैध बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या है। दरअसल संविदा पर उनको 12-13 हजार रुपए मिलता है, जिसपे ठेकेदार जो है वो 3-4 हजार रुपए बचा लेते हैं और 7 से 9 हजार रुपए उनके हाथ में थमा देते हैं। दरअसल जो भारतीय सफाई कर्मी है या फिर जो इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, वो इतने कम पैसों पर काम करने को लेकर राजी नहीं है। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताता हूँ। ये खबर बहुत बड़े पैमाने पर फैली और पूरे मध्य प्रदेश को इसमें कोट कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में जो दिहाड़ी मजदूर हैं और जो राजमिस्त्री हैं या फिर जो ठेकेदार हैं, उनका दैनिक 6.5 से लेकर 700 रुपए लेते हैं। और जो मजदूर हैं वो 500 रुपए के आसपास चार्ज करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है दरअसल। और जब अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहां गए तो उन्होंने 200-200, 250-250, 300-300 रुपए में काम करना शुरू किया। यानी कि वहां के मजदूरों की रोजगारी मार दी, वहां के मजदूरों को सीधे तौर पर हाशिए पे डाल दिया। और जाहिर सी बात है, जब आपको 250-300 रुपए में एक मजदूर मिल रहा है जो आपके कहने के अनुसार काम कर रहा है, तो आप 700-800 रुपए वाला या 550 रुपए वाला एक दिहाड़ी मजदूर कैसे लेंगे? बेलदार कैसे लेंगे? राजमिस्त्री कैसे लेंगे? और राजमिस्त्री वो जो 600-700 रुपए लेता है। तो ये एक तरीके से इकोसिस्टम को भी चोट है और ये सोचिए कितने बुरी तरीके से लोगों ने पेनिट्रेट किया है हर एक प्रोफेशन में। और ये छोटे प्रोफेशन है, जैसे दाढ़ी बनाने वाला है, बाल काटने वाला है, इन सभी कामों पर पेनिट्रेट किया है। इस सभी कामों पर इन्होंने बड़े तरीके से, आप ये समझिए कितने बड़े पैमाने पर ये आपकी रोजी रोजगार के साथ खेल रहे हैं। कितने बड़े पैमाने पर इस देश में जो लघु उद्योग है, जो कुटीर उद्योग है, उसके साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। ये वाकई चिंता, ये बहुत आप सोचिए कि कितना और ये 10 बड़े प्रदेश हैं। मैं इसके नाम आपको बता दूं। और लखनऊ में खुफिया विभाग से जुड़े इनपुट क्या है के बाद नगर आयुक्त जो है गौरव भाटिया ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों के कर्मियों की जांच व पुलिस सत्यापन का आदेश दिया है। और मैं कुछ कुछ शहर आपको बता दूं, इनका नेटवर्क कितना बड़ा है इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का। कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, बरेली, नोएडा जैसे बड़े शहर रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों के गढ़ बन गए। खासतौर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा का आपको एक वीडियो याद है, एक सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वो वीडियो फैला था, जिसमें आपने देखा एक बड़ी बिल्डिंग है, एक बड़ी सोसाइटी, हाई राइज सोसाइटी है। उस सोसाइटी में करीबन 500 से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी मारपीट के लिए घुस जाते हैं। दरअसल एक एक व्यक्ति ने अपने घर में सीसीटीवी लगा रखा था, इनर सीसीटीवी था, और सीसीटीवी में उसने देखा किस तरीके से अवैध बांग्लादेशी जिस नौकरानी को उसने काम पे रखा था, वो किस तरीके से उस घर में चोरी कर रही है।
कैसे सामान को चुरा रही है, कैसे खाने की चोरी कर रही है, और जो कैश और गोल्ड रखा था उसको चुरा लिया। उसके बाद सीसीटीवी के तहत उसने उस पे एफआईआर करवाई और उससे डिटेन किया, उससे पूछताछ किया। और जो पूछताछ किया, डिटेन करवाया और उससे पूछा गया, तो आपने देखा कि किस तरीके से 1500 से ज्यादा की भीड़ उसको मारने के लिए वहां पर आ गई, उसको पीटने के लिए आ गई, उसके घर में इलीगल इंक्रोचमेंट करने लगी और पूरी सोसाइटी कुछ नहीं कर पाई। अब सोचिए कि वो जो डंडा लिए 2 गार्ड आप सोसाइटी के बाहर रखते हैं, उनके पास कितनी ताकत है। उनको भी पीटा गया, मोहल्ले और सोसाइटी के लोगों को भी पीटा गया। तो आप ये सोचिए कितनी बड़ी ये खबर है। और मैं आपको एक और बड़ी खबर बताता हूँ। अभी जब हरियाणा ने और उत्तर प्रदेश ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को चिन्हित किया और उनको उठा उठा कर देश के बाहर भेजने का कार्यक्रम आरंभ किया बीजेपी सरकारों ने, तो आपने देखा किस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध लोगों को भेजने के बाद गाजियाबाद में और खास तौर से ग्रेटर नोएडा, नोएडा में, फरीदाबाद में, पलवल में जो हाई राइज सोसाइटीज है, वहां पर काम करने वालों की और गुरुग्राम में जो काम करने वाली नौकरानियां हैं, जो मेड हैं, उनकी भारी दिक्कत और किल्लत हो गई। और मेड्स और जो नौकरानियां हैं वो एक तरीके से गायब हो गई। आप ये सोचिए, ये आपने अभी एक डेढ़ महीने पहले ये खबर देखी थी। तो कितने बड़ी ये खतरे की घंटी और कितनी बड़ी समस्या है जी। पर श्रीकांत भाई एक बात बताइए ना भाई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिहार चुनाव का दूसरा चरण होने वाला है और सीमांचल का जो डेमोग्राफी चेंज हुई है उसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बहुत बुरी तरह चेंज हुई है। अगर आप कहते हैं गाजियाबाद, लखनऊ, अगर ऐसे विधानसभा लोकसभा सीटों पे एक एक 1.5 लाख रोहिंग्या अगर आके बस जाएगा तो अखिलेश यादव जैसा व्यक्ति तो सर उनका तुरंत वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनवाएगा और वो 1.5 लाख शुद्ध। अगर गाजियाबाद जैसी सीट पे 20, 25, 30 हजार अगर रोहिंग्या बांग्लादेशी आ जाते हैं तो सर भाजपा तो सीट हारती है। तो सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो एसआईआर की प्रक्रिया है, ममता बनर्जी का और उसके गुंडों का रोड पे आना और राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन तो वो क्या था, वो H2S थी सर, वो गैस वाली जो वो आती है ना, जो हमारे शरीर के अंदर जो गैस बनती है उसको H2S कहते हैं। राहुल गांधी ने H2S वाला बम फोड़ा। वो सारा बम बस एक चीज दिखा रहा है कि एसआईआर मत कराओ, वो जो फर्जी वोट है वो रहने दो, वो हमारा वोटर है। तो सर बंगाल में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, सड़क पे आना, गुंडागर्दी और धमकी देना कि इलेक्शन कमीशन वाले यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब सर नरेंद्र मोदी ने सही कील पे अपना एकदम निशाने पे गाड़ी है कील। वो जो सर हथौड़ी मार रहा है ना, जो कील, वो कील उनको अंदर तक उनके पिछवाड़े में चुभ रही है और उनके एल लगा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने उनका लवड़ेन भुज्यम जो आप कहते हैं वो कर दिया है। इसका मतलब एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में अगर हो जाती है, आज मैं जयपुर डायलॉग्स के एनुअल समिट में बैठा हूं, बंगाल से एक बहुत मूर्धन्य वहां के एक स्पीकर हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता, उनसे मेरी वैसी चर्चा चल रही थी, बैठा हुआ तो बगल में बैठे थे मेरे, तो मैंने पूछा, मैंने कहा दादा अगर एसआईआर अच्छे से हो गया तो क्या? कहता दादा अगर एसआईआर हो गया तो बीजेपी सरकार भी बना सकती है। बाकी बीजेपी का कैडर कितना निर्भीक होकर रोड पे आएगा और नरेंद्र मोदी सरकार बनाना चाहेंगे तो सरकार बनेगी। कहते करना कुछ नहीं है, बस एसआईआर लागू कर दो ढंग से। कहता है 1 से 1.25 करोड़ वोट हर एक सीट पे। अगर कहते हैं हम मान लेते हैं कि 250 सीट पे अगर वो 1.25 करोड़ लोग हैं तो आप सोचो एक सीट पे कितना आदमी हुआ। कहता आप पूरी विधानसभा की बात, मतलब पूरी सीटों की बात मत करो, आप सोचो सिर्फ 200 सीटों पे भी अगर 1 करोड़ लोग हैं तो पर सीट क्या फर्क आने जा रहा है। और उन्होंने बोला कि आप आंकड़े उठा के देख लो, जो सीटें तृणमूल जीती है उनमें ज्यादातर 8,000 से 25,000 का मार्जिन रहा है। तो इसका मतलब श्रीकांत, और रोहिंग्याओं के खिलाफ ये जो मोदी जी और पूरी भाजपा ने कमर कसी है, वो एकदम सर तीर एकदम निशाने पे लग रहा है। हाँ जी, मैं इसमें एक चीज बताता हूं। देखिए दरअसल ये कैसे खुलासा हुआ, नगर निगम की शुरुआती जांच में ये पता चला है कि सब राजनीतिक संरक्षण में ये सारा गोरख धंधा चला है। स्थानीय पार्षदों और कुछ नेताओं ने इन्हें वोट बैंक में तब्दील करने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड बनवाए हैं। 5 वर्ष पहले नगर निगम चुनाव से पहले आधार कार्ड कैंपों में पार्षदों के पत्रों के द्वारा इनकी पहचान असोम यानी कि असम के निवासी बताकर पक्की कराई गई। फिलहाल लखनऊ की करीब 2000 एकड़ सरकारी जमीन पर इनके अवैध कब्जे हैं।
गोमती नगर विस्तार, इंदिरा नगर के बाहरी क्षेत्रों, जानकीपुरम और बीकेटी तक इनकी झोपड़ियां फैली हुई है। नगर निगम की 2 साल पुरानी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि बिजली और पानी के कनेक्शन इनके पास उपलब्ध है। और जो लखनऊ की मेयर हैं सुषमा खरकवाल, उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को शहर से बाहर निकालने का अभियान शुरू किया गया, लेकिन पुलिस से विशेष सहयोग नहीं मिला। यानी क्या आप कुछ भी कर ले, लाल फीता शाही या फिर जो गड़बड़ झाला वो पुलिस की तरफ से भी है। सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो क्या पुलिस ये जानबूझ के इन लोगों की बसापत के लिए काम करती है, या फिर चिन्हित करने जाती है, 100 200 500 1000 रुपए मिल जाता है तो चुपचाप पुलिस आ जाती है। देखिए, शासन या योगी के टाइट होने से बात नहीं चलती है, प्रशासन को भी टाइट होना पड़ेगा ना, श्रीकांत पुलिस भाई, को भी टाइट होना पड़ेगा। श्रीकांत हाँ, भाई, ये मेयर कह रहा है। 60,000 पुलिसकर्मी की भर्ती निकाले थे अखिलेश यादव, 35,000 इटावा सैफई मैनपुरी के यादव भर लिए थे। सर वो यादव जाएगा तो अखिलेश का वफादार तो रहेगा ना। सर अखिलेश यादव ने एक कुत्तों की ऐसी फौज तैयार की है जिसके सामने बस एक बार कहना होता है आतू आतू आह आह आह, टॉमी बिस्किट ले बेटा, तो वो टॉमी बिस्किट लेगा ना। अखिलेश यादव ने सर एक जमात पैदा की ना। अखिलेश यादव ने देखिए सर एक काम किया है, उसने अपने लिए एक पूरा इकोसिस्टम उसने बना दिया कि मैं सत्ता में रहूं ना रहूं, मेरे लोग तो रहेंगे, तानाशाही में रहेंगे, अफसरशाही में रहेंगे, हैं नेता मंत्री, हैं चेले चमटे। तो सर वो चेला है अखिलेश यादव का, वो जो आपकी बीट पे जो सिपाही है वो अखिलेश यादव का है, वो ये काम करेगा। अब तो ये डीजीपी नहीं साहब नहीं देखे ठीक है, ना। नहीं मैं समझ गया। अच्छा, ये पुलिस को नहीं गरियाया जाए, लेकिन मैं अपना फाइनल रिमार्क ये क्या कर रहा हूँ, फाइनल रिमार्क मेरा ये कि दरअसल अब वक्त आ चला है इन संदिग्ध लोगों की पहचान की जाए, इनके प्रमाण पत्रों को जांचा जाए और जिस घर से आए उसी घर भेजा जाए, क्योंकि भारत जो है वो जी इनकी खाला का घर नहीं है। और आप जी सोचिए, ये आपका रोजगार छीन रहे हैं, इस देश के निवासियों का रोजगार छीन रहे हैं। दरअसल जहां 1000 रुपए वो लगता है, वहां 250 रुपए में अगर ये काम कर रहे हैं तो सीधे तौर पर ये चोट आपके रोजगार पर भी है, और ये चोट आपकी वोट के जरिए शासन पे भी है, प्रशासन पे भी है, और ये चोट हर जगह पे है। और वक्त हो चला है, इस देश के निवासियों से अपील है कि इस गलतफहमी में ना रहे कि ये आपके अपने हैं। दरअसल समझिए, और पुलिस प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए और पुलिस प्रशासन को सीधे इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी। श्रीकांत भाई, मैं जाते थे बस एक बात आपकी बात में जोड़ दूंगा। श्रीकांत भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, एनआरसी हो, चाहे वो एसआईआर हो, सर आज हमारे देश को इन तीनों की बहुत सख्त जरूरत है। इन बांग्लादेशियों को, अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करके देश से निकालना होगा। सर ये हमारे देश में बैठ के दीमक की तरह हमें चाट रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और चंद हमारे देश के अफसर कहिए, नौकरशाह कहिए, चाहिए संतरी अंतरी मंत्री कहिए, ये इनको सर बढ़ावा दे रहे हैं, अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो श्रीकांत भाई, ये तीनों एनआरसी, एसआईआर और यूसीसी आज भारत के लिए बहुत जरूरी हो गया है। श्रीकांत भाई, अपने समय दे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी शेयर करें अपने मित्रों में, यार दोस्तों में। श्रीकांत भाई बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।